है, यानी लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाता है। इसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। संसदीय प्रणाली में 2 सदनों वाली व्यवस्था अपनाई गई है, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले नजर डालेंगे इस समय की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने कुवैत के साथ संबंधों को बताया अतीत से जुड़ा हुआ प्रवासी भारतीय। कार्यक्रम में कहा, भविष्य का भारत दुनिया को दिखाएगा विकास की राह। एयरपोर्ट पर कुवैत के उप प्रधानमंत्री शेख फहद ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी। रिटायर्ड आईएफएस से मुलाकात कर प्रधानमंत्री ने जीता प्रवासी भारतीयों का दिल। ईडी को मिली उपराज्यपाल की मंजूरी। केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें। आबकारी गड़बड़ी और घोटाला मामले में ईडी चलाएगा मुकदमा। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में हुआ फैसला, जीन थेरेपी हुआ टैक्स मुक्त। पुरानी कारों की बिक्री पर जीएसटी 12 से बढ़कर 18% हुई। हेल्थ इंश्योरेंस की दरों पर कटौती अगले बैठक में संभव। और रूस के शहर कजान में यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने दिलाई 9/11 की याद। रिहायशी इलाके की इमारत से टकराए किलर ड्रोन। और आपको सीधे ले चलेंगे जावर अल अहमद इंटरनेशनल। इस खबर पर हम आपको थोड़ी देर में लेकर चलेंगे, जहां प्रधानमंत्री गल्फ कप देखेंगे। फुटबॉल का गल्फ कप है, बेहद महत्वपूर्ण, उसकी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे की दूसरी खबरों की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री ने कुवैत में विशाल भारतीय जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कुवैत के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की। भारत कुवैत के मजबूत रिश्तों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा वर्तमान ही नहीं, हमारा अतीत भी हमें जोड़ता है। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के 2 किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। और पीएम ने बीते दिनों कुवैत में हुए एक अग्निकांड का उल्लेख किया, जिसमें कई भारतीय शिकार हुए थे। उस दौरान कुवैत सरकार के रवैये को उन्होंने भाई जैसा व्यवहार बताया। जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो कुवैत ने हिंदुस्तान को लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई दी। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस ने खुद आगे आकर सबको तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया। मुझे संतोष है कि भारत ने भी कुवैत को वैक्सीन भेजकर इस संकट से लड़ने का साहस दिया। भारत ने अपने पोर्ट्स खुले रखे
ताकि कुवैत और इसके आसपास के क्षेत्रों में खाने पीने की चीजों का कोई अभाव ना हो। और पूरी दुनिया में भारतीय युवाओं के कौशल और दबदबे का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल विकास की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। पीएम ने कहा कि आज भारत विकास की नई गाथा लिख रहा है। भारत ने हाल के वर्षों में करीब 2 दर्जन देशों के साथ माइग्रेशन और रोजगार से जुड़े समझौते किए। इनमें गल्फ कंट्रीज के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, मॉरिशस, यूके और इटली जैसे देश शामिल हैं। दुनिया के देश भी भारत की स्किल्ड मैन पावर के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। साथियों, विदेशों में जो भारतीय काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर और सुविधाओं के लिए भी अनेक देशों से समझौते किए जा रहे हैं। और भारत के विकास की शानदार रफ्तार का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने देश की उपलब्धियों को गिनाया। पीएम ने कहा कि आज का भारत एक नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज दुनिया का नंबर 1 फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है। आज दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। आज भारत दुनिया का 2रा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं और सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। बीते 10 साल में भारत ने जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, भारत में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है उसकी लंबाई वो धरती और चंद्रमा की दूरी से भी 8 गुना अधिक है। और देश हो या विदेश, जब भी प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंचते हैं तब लोगों का उत्साह देखने लायक होता है। और कुवैत का नजारा भी इससे कुछ अलग नहीं था। देखिए प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे से जुड़ी हुई ये विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को कुवैत पहुंच गए हैं। ये 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस खाड़ी देश की पहली यात्रा है। कुवैत पहुंचने पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। कुवैत के उप प्रधानमंत्री शेख फहद यूसुफ सऊद अस-सबा और विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया के साथ साथ कई आधिकारिक लोग अगवानी के लिए पहुंचे। कुवैत सिटी पहुंचने पर प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही होटल पहुंचा, बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय वेशभूषा और मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति। मोदी मोदी और भारत माता की जय से गूंजता पूरा परिवेश भारतीयता में डूब गया। इस पल को खास बना दिया प्रधानमंत्री ने। 101 साल के भारतीय विदेश सेवा से रिटायर्ड अधिकारी मंगल सेन हांडा से पीएम ने मुलाकात की। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने अपना एक वादा निभा दिया। रिटायर्ड अधिकारी की नातिन श्रेया जुनेजा ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध है कि आप 101 साल के मेरे नाना जी पूर्व आईएफएस अधिकारी से मुलाकात करें। नाना मंगल सेन हांडा आपके बहुत बहुत बड़े प्रशंसक हैं। प्रधानमंत्री ने भी आश्वस्त किया कि ये मुलाकात जरूर होगी और प्रधानमंत्री ने होटल पहुंचते ही अपना ये वादा भी बखूबी निभाया। इस दौरान एक और मुलाकात खास रही और ये थी अब्दुल्ला अल बरौन से मुलाकात, जिन्होंने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद किया है। साथ ही पीएम
अब्दुल लतीफ अन-नसीब से भी मिले, जिन्होंने इन दोनों पवित्र ग्रंथों को अरबी में प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री ने अरबी भाषा की इन दोनों प्रतियों पर अपने हस्ताक्षर किए। देश हो या विदेश, जब भी प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंचते हैं, तब लोगों का उत्साह देखने लायक होता है। प्रधानमंत्री कुवैत में गल्फ स्पीक वर्कर्स कैंप भी गए, जहां उन्होंने भारतीय कामगारों से मुलाकात की। पीएम को अपने बीच पाकर इनका उत्साह देखते ही बन रहा था। पीएम के साथ संवाद में इन कामगारों ने अपने अनुभव साझा किए, वहीं पीएम ने इनके साथ जलपान भी किया। खाड़ी में कुवैत भारत का एक प्रमुख सहयोगी है और कुवैत के अमीर शेख मशाल अल अहमद अल जाबिर अस-सबाह के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से काफी अहम साबित होगी। कुवैत सिटी से चंद्रशेखर जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और बात दिल्ली की सियासत की। केजरीवाल और उनकी पार्टी हमेशा से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सहूलियत की राजनीति करने के लिए जानी जाती रही है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले उनके यही सियासी पैंतरे उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप और उससे जुड़ी हुई जांच भी केजरीवाल के लिए नई मुसीबत का सबब बन रही है। आप प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। खबरों के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले जांच को मंजूरी मिलना केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। वो सारे की सारी डिजिटल फॉरेंसिक जांच के तहत उसके सबूत जब मिल गए हैं, जब चार्जशीट हो गई है, जब जेल हो गई है, जेल के बाद बेल हो गई है, तो आखिरी रास्ता तो मुकदमे का ही बचता है। अब मुकदमे के लिए अनुमति लेनी पड़ती है क्योंकि इलेक्टेड सीएम है। तो एलजी से सुप्रीम कोर्ट ने जब अनुमति मांगी है तो उन्होंने गो अहेड कर दिया है, तो अब उनको दुश्वारी क्यों हो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और फिलहाल दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए एलजी से मंजूरी की बात को झूठा और भ्रामक करार दिया। सीएम आतिश ने लिखा, अगर एलजी साहब ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है तो ईडी को मंजूरी की कॉपी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। ये खबर सिर्फ लोगों को गुमराह करने, मुद्दों से भटकाने के लिए फैलाई जा रही है। भाजपा ये साजिशें बंद करो, सच सामने लाओ। दरअसल केजरीवाल के खिलाफ पहले पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन मुकदमा शुरू नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य किए जाने के बाद ईडी ने 5 दिसंबर को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी। इसके बाद एलजी की ओर से मंजूरी दिए जाने की खबरें अब सामने आ रही हैं। खबर सामने आते ही आम आदमी पार्टी तिलमिला उठी है और वो सहूलियत की राजनीति करने पर आमादा है। दरअसल केजरीवाल और उनकी पार्टी हमेशा से अपनी सहूलियत की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। ताजा मामला आरक्षण को लेकर के सामने आया। शनिवार को अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अनुसूचित जाति के छात्रों को स्कॉलरशिप देने की वकालत की। मौका भाजपा के हाथ लग गया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने उनके पुराने बयान को पोस्ट करते हुए लिखा कि देखिए किस तरह से केजरीवाल आरक्षण खत्म करने का फॉर्मूला बता रहे हैं। पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित न रह जाए, इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी शिक्षा को। हमारा यह मानना है कि अगर किसी को एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो उसको फिर दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, किसी और फैमिली को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि अगर किसी फैमिली फ्रॉम दीज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इफ समवन इज इकोनॉमिकली वेल ऑफ, then that person should not get reservation, someone else should get reservation। मामला भ्रष्टाचार का हो, लोकपाल की नियुक्ति का हो या राजनीति का, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अपनी सुविधा और चुनावी जरूरत के मुताबिक सहूलियत की राजनीति करने में माहिर खिलाड़ी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और भारत में टीबी रोग की गिरावट की दर 2015 में 8.3% से दोगुनी होकर आज 17.7% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान की समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी। नड्डा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्य स्तर पर अभियान की निगरानी करने और जिला स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व द्वारा भी ऐसा ही किया जाना सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार के समग्र दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए दृष्टिकोण के समान जन भागीदारी की भावना में अभियान गतिविधियों का समर्थन करने के लिए अन्य मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया जा सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से निर्वाचित प्रतिनिधियों, विशेष रूप से विधानसभाओं और परिषदों के सदस्यों के साथ साथ पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने और समुदायों को संगठित करने में मदद करने के लिए उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का भी अनुरोध किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि 2015 से 2024 तक भारत में टीबी की दर में 17.7% की कमी आई, जो वैश्विक औसत 8.3 से दोगुनी है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत में टीबी के कारण होने वाली मौतों में 21.4% की उल्लेखनीय कमी आई है। टीबी उन्मूलन की दिशा में हासिल की गई उपलब्धियों का श्रेय राज्य मंत्रियों को देते हुए केंद्रीय मंत्री ने अभियान के प्रति उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सक्रिय टीबी परीक्षण, स्क्रीनिंग और रोगियों के निदान के लिए टेस्ट, ट्रैक और डायग्नोस्टिक के महत्व पर प्रकाश डाला और गणमान्य व्यक्तियों से अपने अपने राज्यों में चिन्हित जिलों में अभियान की सक्रिय निगरानी करने का आग्रह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यों के पास पहले से ही टीबी की दवाओं का लगभग 2 महीने का स्टॉक है और कहा कि केंद्र राज्यों में कम से कम 6 महीने की टीबी दवाओं के अग्रिम स्टॉक उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान 347 पहचाने गए प्राथमिकता वाले जिलों में लागू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत व्यापक और नवीन रोगी केंद्रित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे टीबी उन्मूलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। और पहले वायु प्रदूषण से दिल्ली का दम उसने घोट दिया और अब बूंद बूंद पानी को तरसती दिल्ली में तालाब गायब हो रहे हैं। तालाबों की जमीन हो या फिर पार्क उस पर बन रहे हैं या फिर जंगली झाड़ियां और मलबों का अंबार उस पर देखा जा सकता है। एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी से कुछ तालाबों को जिंदा करने के दावे जरूर हुए, पर वहां भी तालाबों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। यह दिल्ली के इकोसिस्टम के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जल नहीं है तो जीवन नहीं है, पर्यावरण नहीं है। गायब हो गए दिल्ली के आधे से ज्यादा तालाब। दिल्ली के तालाबों पर हुआ अतिक्रमण। दिल्ली के वेटलैंड प्राधिकरण का एनजीटी को दिया गया आंकड़ा हैरान करने वाला है। जमीनी जांच के दौरान शहर में चिन्हित किए गए 50% से अधिक जल निकाय अस्तित्वहीन पाए गए। दिल्ली में 1367 चिन्हित जल निकाय हैं, जिनमें से राजस्व रिकॉर्ड का उपयोग करें तो पहचाने गए 1045 जल निकाय और उपग्रह इमेजनरी डाटा का उपयोग करके जियो स्पेशियल दिल्ली लिमिटेड के पहचाने गए अतिरिक्त 322 जल निकाय शामिल हैं। जीएसडीएल के 332 जल निकायों में से केवल 43 ही इस साल के सर्वेक्षण के दौरान जमीन पर पाए गए। इसका मतलब है कि वर्तमान में कुल 674 जल निकाय ही अस्तित्व में हैं। डीडी न्यूज की टीम ने भी जमीनी हकीकत का जायजा लिया। मायापुरी और वेलकम झील में पानी की जगह जंगली घासें और डंपयार्ड ने ले ली है। वहीं मंडावली में तालाब पानी की राह जोह रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि जरूरत जमीनी स्तर पर प्रयास करने की है। तालाबों का अतिक्रमण हटे और जल की आपूर्ति तालाबों में सुनिश्चित हो। आजकल देख रहे हैं बहुत जगहों पे ओपन ऑडिटोरियम बनाने का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, क्योंकि वो पिकनिक स्पॉट बनाना चाहते हैं रादर देन उसको एक नेचुरल वाटर बॉडी। तो उसका जो पर्पस है वो वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो सही तरीका ये है, आप उसको नेचुरली रिवाइव करो। अगर आप चाहते हैं लोग आएँ वहाँ पे, तो आप चारों ओर उसका चलने का रास्ता बनाइए। 8 से 10 फुट पट्टी बनाइए जिस पे लोग चल सकें, वहाँ बेंच लगाइए, लोग बैठ सकें, तो वो आपका एक पिकनिक स्पॉट भी बन जाएगा, एक तरह का नेचुरल वाटर बॉडी भी रहेगी, जिससे आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। बट अगर आप वहाँ पे कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे तो आप अपने आप उसकी कैपेसिटी कम कर रहे हैं। कैपेसिटी कम करने का मतलब आप अपना फ्यूचर में वाटर का अवेलेबिलिटी कम कर रहे हैं। आंकड़ों से पता चला कि 674 जल निकायों में से सबसे ज्यादा 216 दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में है। हालांकि कागजों पर जिले में 330 जल निकाय होने चाहिए। उत्तरी दिल्ली में रिकॉर्ड पर मौजूद 275 में से 143 जल निकायों के साथ दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संख्या है। उसके बाद उत्तर पश्चिमी दिल्ली है, जहां 167 पहचाने गए जल निकायों में से 104 पाए गए।
सबसे कम संख्या में जल निकायों वाला जिला पूर्वी दिल्ली है, जहां कागजों पर 50 जल निकायों की पहचान की गई है, जबकि जमीन पर केवल 6 जल निकाय ही पाए गए हैं। यही हालत अन्य जिलों की भी है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें जीन थेरेपी को पूरी तरह से जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। Gene therapy, which is now very critical for life saving, have been totally exempt. और जीएसटी काउंसिल की बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत पुराने वाहनों की बिक्री पर टैक्स में इजाफा किए जाने पर मुहर लग गई। इसे 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। The margin value between purchased price and resale price, 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर, on the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान काली मिर्च और किशमिश को बेचता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। That black pepper, whether fresh green black pepper or dried black pepper, and raisins, that is kishmish, when supplied by an agriculturist, is not liable to GST. और वित्त मंत्री ने कहा कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बैंकों और एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ताओं से वसूले गए जुर्माने पर जीएसटी लागू नहीं होगा। इसके अलावा पेमेंट एग्रीगेटर्स को 2000 से कम के लेन देन पर भी जीएसटी से छूट दी जाएगी। Payment aggregators who do less than 2,000 rupees payment are eligible for exemption. No GST is payable on the penal charges levied and collected by banks and NBFCs from borrowers for non-compliance with loan terms. This will be very important for small businesses. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि फोर्टिफाइड चावल के दाने पर एक समान 5% की दर से टैक्स लागू किया जाएगा। इससे पहले इस पर अलग अलग टैक्स दरें लागू होती थी। A reduction in the rate of fortified rice kernels, which are classifiable under 1904, to 5%. As you know, fortified rice kernels are supplied with an intent of they getting passed on to the PDS. So the poor benefit from it, and it was a conscious decision. और वित्त मंत्री ने कहा कि मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के लिए सेस दरों में कटौती की गई है। घरेलू सप्लायर को अब सिर्फ 0.1% सेस देना होगा। There is a reduction in the rate of compensation cess to 0.1% on supplies to merchant exporters, at par with the GST rate on such supplies. So this was a particularly important request which had come from traders and exporters. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र का उद्घाटन किया। बेहद महत्वपूर्ण रहा गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा। किन मायनों में, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर के विकास पर खासा जोर दिया। अमित शाह ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में तेजी से विकास हो रहा है, पूर्वोत्तर को श्रेष्ठ भारत के करीब लाना है। उन्होंने कहा कि पूरा देश चाहता है कि पूर्वोत्तर भारत का हर व्यक्ति समृद्ध बने। पूरा देश चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट का हर व्यक्ति समृद्ध बने, नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य समृद्ध बने और उत्तर प्रदेश से कई गुना बड़ा हमारे भूभाग देश के विकास में योगदान करता रहे। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में 20 शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति आई है। 9,000 से ज्यादा हाथ में हथियार लिए युवाओं को सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में शामिल कर नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित हुई, जो हर प्रकार के विकास की नींव बनी। हिंसक घटनाओं में 31% कमी और नागरिकों की मृत्यु में 86% की कमी ये 10 साल में हमने सिद्ध की है और कई सारे समझौते किए। इसके कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित करने का हमें बहुत सफलता मिली है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगरतला में पूर्वोत्तर बैंकर्स कॉन्क्लेव 2.0 में भी शामिल हुए। गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में उत्तर पूर्व भारत के विकास का गेटवे साबित होगा। हमारा नॉर्थ ईस्ट विकसित भारत के निर्माण का गेटवे बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत आने वाले 25 वर्ष में नॉर्थ ईस्ट के वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास दोनों दृष्टि से भारत का गेटवे बनेगा, नए कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित करेगा। केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल संपर्क के लिए 81,000 करोड़ और सड़क नेटवर्क के लिए 41,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार इस क्षेत्र में जैविक खेती पर ध्यान केंद्रित कर रही है। केंद्र ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पहले ही राष्ट्रीय जैविक निगम लिमिटेड का गठन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से रूबरू कराते हैं। महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा हो गया है। महाराष्ट्र सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय मिला है। देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, उनके पास गृह मंत्रालय भी रहेगा। इसके साथ ही साथ ऊर्जा और कानून मंत्रालय भी देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास ही रखा है। यानी मुख्यमंत्री ने गृह के साथ साथ ऊर्जा विभाग भी अपने साथ रखा है और एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दिया गया है। और चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व विभाग दिया गया है। तो विभागों का बंटवारा हुआ है महाराष्ट्र में और देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गृह विभाग भी अपने पास रखा है। ऊर्जा और कानून मंत्रालय भी फडणवीस के पास है। एकनाथ शिंदे को 3 मंत्रालय मिले हैं। इस पूरी खबर पर और ज़्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता। इस वक्त शिशिर सेलार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, पूरी खबर बताइए और ये भी बताइए कि जब क्योंकि 3 कम से कम बड़े नेता, 2 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, इन पर सभी की निगाहें थी कि किसको क्या विभाग मिलता है और मुख्यमंत्री कौन से विभाग अपने पास रखते हैं। आखिर इसका अब जो है जिसको कहना चाहिए कि सब कुछ अब सामने आ गया है। कैसे देखते हैं इस बंटवारे को?
इसका एक शुरुआत अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में पहले से थी। खास तौर पर अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री पद जो देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखा है, लेकिन उसके साथ साथ गृह जो है, होम डिपार्टमेंट जो है वो भी अपने पास रखा हुआ है। उसके साथ अगर देखा जाए तो एनर्जी मिनिस्टर मतलब ऊर्जा और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी जो है देवेंद्र फडणवीस मतलब बीजेपी ने अपने पास रखा हुआ है। तो वही अगर एकनाथ शिंदे की बात करें, मतलब शिवसेना की अगर बात करें तो शिवसेना की तरफ से खास तौर पर जो नगर विकास मंत्रालय है, अर्बन डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, ये कहा जा रहा था कि हालांकि ये जो मिनिस्ट्री है ये शिवसेना के पास रहेगी। उसके पीछे कारण ये भी है क्योंकि पिछली सरकार में भी अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री इससे पहले जब थे तो उससे पहले भी हमने देखा कि 2014 से 2019 तक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो थी वो एकनाथ शिंदे के पास थी। मतलब तत्कालीन जो शिवसेना थी उस वक्त भी जो है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है एकनाथ शिंदे के पास थी। तो इस पूरे मिनिस्ट्री का उनको गाढ़ा अनुभव है, इसलिए इस बार भी अगर देखा जाए तो ये मिनिस्ट्री उनके पास रिटेन की गई है। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ग्राम विकास मंत्रालय भी जो है वो शिवसेना को मिला है। गृह निर्माण और पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है शिवसेना ने इस वक्त अपने पास रखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से बैलेंस बनाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। वही हम बात करें एनसीपी की, तो एनसीपी के अजीत पवार पार्टी के पास अगर देखा जाए तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है अपने पास रखी है। ऐसे में जो बाकी अन्य मंत्रालय खासतौर पर जिस प्रकार से ये कहा जा रहा था कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस तरीके से किस प्रकार से हो, तो इसमें अगर देखा जाए तो ऐसे में खास तौर पर जो एनसीपी के मंत्रालय की अगर बात करें तो एनसीपी ने अपने पास फाइनेंस और स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उनको मिला हुआ है। छगन अगर बात करें, यहाँ बहुत धन्यवाद देंगे आपको और यहाँ से अपने दर्शकों को सीधे लिए चलेंगे कुवैत, जहाँ जावर अल अहमद इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गल्फ कप देखने के लिए मौजूद हैं। फुटबॉल का गल्फ कप देखने के लिए मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के जावर अल अहमद इंटरनेशनल स्टेडियम में। يتفضل الآن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للإيذان ببدء حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي 26 لكرة القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم جميعا في هذا المحفل الرياضي الذي يجمعنا في دولة الكويت أرض المحبة والسلام، ويعكس الروح الأخوية الرياضية بين شعوبنا الخليجية. بسم الله وبعون من الله سبحانه نفتتح
دورة كأس الخليج العربي 26 لكرة القدم. صوت الراحلين، صوت الأجداد الأوليين اللي تعبوا وما استسلموا، اصبروا وما جزعوا، خطوا الصحاري بإرادة وعزيمة عشان يوفرون لهم ولنا حياة كريمة. وش أقول وش أحكي عن البحر، عن أجدادنا اللي شافوا الويل بالغوص والسفر، غاصوا أعماقه وصارعوا أمواجه، تحدوا العواصف اللي ما ترحم، شقوا علشان نوقف ونتقدم. هذول أجدادنا، رجال صبر وأفعال، خلطوا الحداء باليامان، لا ردهم من البر عجاجة ولا هابوا من البحر أمواجه. كانوا بداية القصة اللي ما تنتهي، قصة ماضي نفتخر فيه، حاضر نعيشه ومستقبل نبنيه. اضرب صلي أصحاب الدين، صلي وسلم عليك يا رسول الله. مسافرين متوكلين على الله، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
بالخليج دايم غلا لاجلك قطعنا الدور واليوم احنا
الخليجي باسمه اليوم احتفلنا. الله الله ما علينا كل شيء بيدينا، شعبنا عالي طموحه قادر يحقق املنا. بالكويت اليوم كله في وطننا وبين اهلنا، شعبنا كله خليجي باسمه اليوم احتفلنا. شعبنا كله خليجي باسمه اليوم احتفلنا. الله الله ما علينا كل شيء بيدينا، شعبنا عالي طموحه قادر يحقق املنا. شعبنا عالي طموحه قادر يحقق املنا. كل المستقبل خليجي من نسيجك او نسيجك، مستقبل خليجي من نسيجك او نسيجك، والهدف والحلم واحد يا خليجي او خليجي. والهدف والحلم واحد يا خليجي او خليجي، والهدف والحلم واحد يا خليجي او خليجي، والهدف والحلم واحد يا خليجي او خليجي. خليجي نلتقي شعب وقيادة بالعزيمة والإرادة، حنا سادة الريادة حنا لا قلنا فعلنا. مثل ما حنا بنينا حضرا يشهد علينا، نبني مستقبل خليجي مشرق برؤية أهلنا. مستقبل خليجي مشرق برؤية أهلنا. كل المستقبل خليجي من نسيجك أو نسيجك، مستقبل خليجي من نسيجك، والهدف والحلم واحد يا خليجي أو خليجي، والهدف والحلم واحد يا خليجي أو خليجي، والهدف والحلم واحد يا خليجي أو خليجي، والهدف والحلم واحد يا خليجي أو خليجي. خليجي يتفضل الآن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتحية الجماهير الحاضرة في استاد جابر الأحمد الدولي.
कुवैत से ये सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे थे। आपको बताते हैं कि जाबिर अल अहमद इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और इसके साथ ही गल्फ कप फुटबॉल का उद्घाटन समारोह में वो शामिल भी हुए। साफ तौर पर क्योंकि कुवैत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायनों में बहुत अहम है दोनों देशों के लिए, और साफ तौर पर जो मैत्रीपूर्ण जो संबंध है उसको कैसे और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाना है इस पर खास फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ जो नीतियाँ बन रही हैं, जो रणनीतियाँ बन रही हैं कि कैसे वैश्विक पटल पर दोनों देश एक साथ मिलकर आगे और मजबूती के साथ एक स्तंभ यहां पर काबिज कर पाएं, इसके लिए तमाम यहां पर नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं क्योंकि 2 दिवसीय ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, कल और भी कार्यक्रम है और उस पर भी खास फोकस रहने वाला है। तो साफ तौर पर यहां पर तमाम ऐसी बड़ी बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं और आने वाले कल के लिए एक बेहतर भविष्य के लिए यहां पर दोनों देश मजबूती के साथ एक रणनीति बनाकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण देखिए इकोनॉमी टुडे DD न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष